नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन विद रघुवंशी। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ अशोकनगर की जानी मानी हस्ती मिस्टर KN झा सर हैं, जो कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य हैं और सर जो है लगातार साइंस की गतिविधियों में बहुत ही ज्यादा रुचि रखते हैं और जो बच्चों को टाइम पे जो भी स्कूल्स हैं वहां पर जाके भी बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं इस चीज के लिए। और सर जो है वो पिछले 8 सालों से अशोकनगर में NCST के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं। तो चलिए फिर आज आपको सर से मिलाते हैं और सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि NCST क्या है। तो स्वागत है सर आपका। नमस्कार रघुवंशी जी, मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया लोगों से रूबरू होने का। और जैसा कि आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया है, मैं पिछले 8 वर्षों से नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस या राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का जिला संयोजक हूं। और जिला संयोजक के रूप से पिछले 8 वर्षों से हमने यहाँ जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया है। और मुझे ये बताते हुए काफी गौरव महसूस हो रहा है कि हमारे अशोकनगर के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं ने ये 8 वर्षों में कम से कम 5 बार राष्ट्रीय स्तर पर अशोकनगर जिले का प्रतिनिधित्व किया है। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। इस वर्ष ये आयोजन कोविड के कारण थोड़ा सा अपना स्वरूप को बदलकर हो रहा है। पिछली वर्ष ये ऑफलाइन होता था, मतलब संस्था में बच्चों को अपना प्रोजेक्ट बनाकर प्रेजेंटेशन देना होता था। इस बार ये कोविड के कारण ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि ऐसे तो 31 दिसंबर थी, पर हमारा प्रयास है कि कुछ बच्चे अगर इसमें जुड़ना चाहें तो उनको भी हम जोड़ेंगे, जिससे इस प्रतियोगिता के बारे में वो लाभ ले सकें। In an era of Make in India, Clean India, Digital India and Startup India, National Children's Science Congress NCSC serves as a catalyst to bring about a radical change in the collective consciousness of the country through young minds of child scientists. Initiated in 1993, this flagship program, supported by National Council of Science and Technology Communication NCSTC and Department of Science and Technology DST, Government of India. तो चलिए दोस्तों, अब सर से एक बार फिर से पूछते हैं कि आखिर राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस क्या है और इसके प्रोजेक्ट वगैरह कैसे तैयार किए जाते हैं। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस ग्वालियर साइंस सेंटर भोपाल, वास्तव में ग्वालियर जिले में ये NGO के रूप में स्टार्ट हुआ था और 1990 में इसको आरंभ किया गया। इसकी बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि 10 वर्ष से 17 वर्ष की आयु वर्ग के स्कूल या बगैर छात्र छात्राओं के जो स्कूल में नहीं जा रहे हैं, ये सब छात्र छात्राएं चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के अंतर्गत प्रतियोगिता में सम्मिलित हो सकते हैं। प्रति वर्ष 2 वर्ष के लिए एक इसकी थीम घोषित की जाती है और थीम के अंतर्गत सब थीम रहती है। तो जो भी बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं वो उस थीम और सब थीम में चुने हुए टॉपिक में अपना एक परियोजना तैयार करते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं। और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट साइंस के सिद्धांत के आधार पर तैयार करते हैं, जिसमें वो लोग कुछ स्थानीय समस्या को हाईलाइट करते हुए और उसका वैज्ञानिक अध्ययन करते हुए टेंटेटिव सॉल्यूशन तैयार करते हैं और एक 10 मिनट के प्रेजेंटेशन के द्वारा ये अपनी परियोजना रिपोर्ट को कॉम्पिटिशन के दौरान प्रस्तुत करते हैं। और इस प्रस्तुतिकरण के मूल्यांकन के लिए हम लोग हमारे कुछ जजेस नियुक्त करते हैं, जो जजेस के द्वारा इनका मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार से प्रतिवर्ष 5 प्रोजेक्ट का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया जाता है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता अमूमन नवंबर के अंतिम सप्ताह में होती है और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का जो समय है वो दिसंबर के अंतिम सप्ताह में लगभग निर्धारित है। स्थान का चयन बदलता रहता है। जैसे पिछली बार राज्य स्तरीय प्रतियोगिता भोपाल में आयोजित की गई थी, उसके पूर्व में देवास और अन्य जगह में भी ये आयोजन किया गया है।
साथ ही राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं चेन्नई, चंडीगढ़ और अन्य बड़े बड़े जो हमारे जिले हैं जो इस बड़े आयोजन को सपोर्ट कर सकते हैं, वहां पर ये आयोजन किया जाता है। अब सवाल इस बात का आता है कि ये परियोजना है क्या। सबसे पहले तो ये बता दूं कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के बारे में ये प्रोजेक्ट शुरुआत एक छोटे पैमाने पर हुई थी। साइंस सेंटर भोपाल, जो एक साइंस सेंटर ग्वालियर, जो छोटा सा एक एनजीओ है, उनके द्वारा स्टार्ट की गई थी। बाद में इस परियोजना को बड़ी सराहना मिली और इसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार के द्वारा अंगीकृत कर लिया गया और अब ये आयोजन मध्य प्रदेश साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल MPCST, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल के द्वारा ये आयोजन किया जाता है। और इसमें दो प्रकार के वर्ग तैयार किए जाते हैं बच्चों को। एक 10 वर्ष से 13 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को जूनियर समूह में और 14 साल से 17 साल की आयु वर्ग के बच्चों का समूह सीनियर ग्रुप के रूप में इनको रजिस्ट्रेशन किया जाता है। अभी पिछले कुछ वर्षों से रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया जाने लगा है। जो भी इच्छुक छात्र छात्राएं या पेरेंट्स हमारे चैनल को देख रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि इसकी वेबसाइट को जरूर देखें। वेबसाइट में उनको पिछले वर्षों के आयोजन के संबंध में भी काफी सूचनाएं, समाचार, फोटो गैलरी, किस प्रकार से ये तैयार करना है परियोजना रिपोर्ट, परियोजना का मूल्यांकन का क्या निर्णायक मंडल आधार तय करते हैं और बहुत सारी जानकारी इनको मिलेगी। और दूसरी एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ज्यादातर प्रोजेक्ट प्रोफेशनल कोर्सेज में अंतिम वर्ष में मनाए जाते हैं। एक 10 वर्ष से 17 वर्ष की आयु के समूह के बच्चों के द्वारा एक ओरिजिनल मौलिक चिंतन के साथ, मौलिक विचार के साथ एक परियोजना को बनाना, बड़े आत्मविश्वास के साथ उसका प्रस्तुतिकरण, उसको प्रॉब्लम के बारे में उनका एक प्रकार से जागरूकता, उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लेकर उनका एक सर्वे, साक्षात्कार और अन्य प्रकार से जानकारी का संकलन और बाद में एक समाधान के रूप में, जो समस्या के समाधान के रूप में वैज्ञानिक तरह से उसका एक समाधान प्रस्तुत करना वास्तव में चमत्कृत करने वाला होता है। और मैं तो पिछले कई वर्षों से स्कूलों में जाता रहा हूँ, बच्चों के प्रोजेक्ट देखता हूँ। मुझे लगता है ये जो बच्चे जब शुरुआत इस स्तर से करेंगे तो ये ऊपर जाकर कहाँ तक पहुंचेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस साइंस प्रोजेक्ट के माध्यम से जुड़े तो निश्चित रूप से उनको कुछ ऐसे पहलू, ऐसी जानकारी मिलेगी जो उनको भविष्य में कैरियर बनाने में बहुत उपयोगी होगी। और एक बात और मैं ऐड करना चाहता हूँ, हमारे प्रदेश की एक प्राथमिकता में ये शामिल है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। उसके डॉक्यूमेंट में ये पॉइंट शामिल है कि हम स्कूलों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इन विषयों के प्रति जागरूकता प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित करें, साइंस क्लब और मैथ्स क्लब का गठन करें। और इसी तारतम्य में हमारी संस्था ने ये एक शुरुआत की है कि हम विभिन्न संस्थाओं में जाएंगे और बच्चों के साथ संवाद करेंगे, बच्चों को प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, बच्चों को भविष्य में साइंस, तकनीक और इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के आधार पर उनको भविष्य में जो कैरियर की संभावनाएं हैं, जो विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम और संस्थान में वो अपना अध्ययन जारी रखकर शानदार कैरियर बना सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों को जागरूक बनाएंगे, शिक्षित करेंगे। और निजी तौर पर मेरा ये आप लोगों से सबसे अपील है कि हम लोग हमेशा आपके लिए हमारे उपलब्ध हैं। आप कभी भी अगर आएंगे, हमारी फैकल्टी, हमारी संकाय भी आपसे बातचीत करने में अच्छा लगेगा। और पिछले वर्ष हम लोगों ने कोविड के कारण थोड़ा ये रोकना पड़ा। हमें अपने स्कूलों के छात्र छात्राओं को, विशेषकर जो गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है, उनकी छात्राओं को, उनके शिक्षकों को हमारी संस्था का भ्रमण कराया, उनको विभिन्न प्रकार की लेबोरेटरीज, कंप्यूटर सेंटर और बच्चों के द्वारा बनाए गए फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट वर्क के बारे में उनको बताया, जो बच्चों ने काफी उसको सराहना की। और मैं फिर कहता हूं कि अगर कोई भी विद्यालय अगर समझता है तो हमसे संपर्क करके एक समय ले सकता है। और हमारी संस्था के दरवाजे उनके लिए हर वक्त खुले हुए हैं।
और अगर वो हमें आमंत्रित करेंगे तो भी हम उनके स्कूल में जाकर बच्चों से, टीचर्स के साथ बातचीत करेंगे। अंत में उद्देश्य यही है कि हमारे जो बच्चे हैं किसी प्रकार से जानकारी की कमी के कारण वंचित ना रहें। तो हमारा प्रयास जारी रहेगा। रघुवंशी जी। तो चलिए दोस्तों, अब हम सर से जानना चाहेंगे कि जैसा कि आप सभी को पता है कि एनसीएससी के लिए हर 2 साल के लिए एक थीम जो है वो डिसाइड होती है, और इस बार के लिए 2020 और 21 के लिए साइंस फॉर सस्टेनेबल लिविंग जो है वो एक थीम है, और इसके अंदर सब थीम्स भी हैं। तो मैं सर से पूछना चाहूंगा कि बच्चे कैसे बना सकते हैं, मतलब क्या थीम या क्या सब थीम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं इस ईयर के लिए। हाँ, जैसा कि आपने अभी बताया, इस वर्ष के लिए साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत जीवन के लिए विज्ञान, साइंस फॉर सस्टेनेबल लाइफ, ये हमारी मुख्य थीम है। इस थीम को केंद्र में रखकर कुछ इसके उप विषय सब थीम तय किए गए हैं। इन सब थीम में कौन कौन से टॉपिक्स पर प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं, इनकी भी गाइडलाइंस ब्रोशर में दी गई है। ब्रोशर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में उपलब्ध है। पहले हम ये समझें कि ये सतत जीवन या सस्टेनेबल लाइफ क्या है। आजकल आप सब लोग जानते हैं पर्यावरण एक बहुत ही हमारा चुनौती है, क्योंकि हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के विकास ने पर्यावरण को काफी क्षति पहुंचाई हुई है। और अब एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास के कॉन्सेप्ट, एक परिकल्पना उभरी है, जिसमें यह कहा गया है कि हम इस पृथ्वी पर उपलब्ध सारे प्राकृतिक संसाधन, पूरा पानी, पूरा वन, पूरा वायुमंडल, या जो भी लिविंग के लिए, जीवन के लिए जो भी नेचुरल संसाधन है, अगर इनका उपयोग कर लेंगे तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यह कहता है कि हम इन प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करें कि ये आने वाली पीढ़ी को भी उपलब्ध हो सकें। इस जीवन के लक्षण, फुटप्रिंट इस पृथ्वी पर बचे रहें, अन्यथा ये जमीन, ये पृथ्वी कभी भी बंजर होकर यहाँ पर जीवन समाप्त हो सकता है। ऐसे हमारे वैज्ञानिक अध्ययन में कई बार तय हुआ है। हमारी जो जीवन के लिए जरूरी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है, हमें जीवन के लिए पानी भी चाहिए, हमें वायुमंडल भी चाहिए। तो हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, हमारी जो एक्टिविटीज के वजह से हमारा ये जो पर्यावरण है वो निरंतर घटता जा रहा है, प्रदूषित होता जा रहा है। पानी है तो पीने के लिए पानी की मात्रा बहुत कम है, और वो भी धीरे धीरे पानी की मात्रा कम हो रही है। वायुमंडल है तो उसमें प्रदूषण का स्तर इस कदर बढ़ गया है कि लोगों को अभी सांस लेने में समस्या आ रही है। वन है तो उनकी निरंतर काटे जा रहे हैं, उसके कारण हमारी इकोलॉजी, इकोसिस्टम प्रभावित हो रहा है। तो क्या कुछ हम समाधान दे सकते हैं हमारी स्थानीय समस्याओं के मद्देनजर? ये पहलू बहुत अच्छा हो सकता है हमारे छात्र छात्राओं को परियोजना रिपोर्ट बनाने के लिए। अब ये कौन कौन से सब थीम है, इसकी मैं चर्चा अगले बिंदु पर करूंगा। तो मेरे ख्याल से आपको एक मोटे मोटे तौर पर इस थीम के बारे में पता लग गया हो। चलिए दोस्तों, अब सर से जानना चाहेंगे कि आप सब थीम्स क्या क्या हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। तो इस वर्ष के लिए जो 2 वर्षों के लिए 2020 और 2021 वर्ष के लिए, क्योंकि 2020 में जो आयोजन था वो 2021 में ही हो रहा है, तो इसके लिए जो थीम घोषित की गई है, जैसा मैंने बताया, साइंस फॉर सस्टेनेबल लिविंग। इसके जो विषय या सब थीम्स हैं
वो ये है इको सिस्टम फॉर सस्टेनेबल लिविंग, मतलब हमारे सतत जीवन के लिए पारिस्थितिक तंत्र जो पर्यावरण है उसको हम कैसे संरक्षित करें। इसमें करीब 37 उन्होंने बिंदु दे रखे हैं। इन बिंदुओं में से कोई बिंदु हम मार्गदर्शन के रूप में परियोजना को चयन कर सकते हैं, और अगर इसके अलावा भी कोई हमें अच्छा कोई टॉपिक दिखता है तो उसके ऊपर भी हम थीम बना सकते हैं। पर विषय वही रहेगा कि हम इको सिस्टम और सस्टेनेबल लिविंग उसके बारे में हम अपना विचार, अपनी समस्या और उसका वैज्ञानिक अध्ययन के बाद समाधान हमें परियोजना रिपोर्ट के द्वारा प्रस्तुत करना है। इसके अलावा हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल लिविंग ऐसा कहा गया है कि जो हरी टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी हमारे पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करती है, काफी नुकसान पहुंचाती है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास किया जाए जो हमारी स्थानीय संसाधनों के अनुरूप हो, हमारी स्थानीय जो लोगों की स्किल है उसका उपयोग हो सके। तो उससे क्या होगा, एक लोकल हम सॉल्यूशन अपनी समस्याओं के लिए बनाएंगे। इसको एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया है। तो ये भी एक बहुत अच्छा विषय है, और हमारे तमाम सारे जो युवा वैज्ञानिक हैं उन्होंने कई प्रकार की ऐसी टेक्निक बनाई है जो महंगे टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन का एक वैकल्पिक समाधान के रूप में प्रस्तुत किया है। तो हमारे छात्र छात्राएं चाहें इस सब थीम को भी आधारित अपने परियोजना तैयार कर सकते हैं। एक और जो सब थीम है वो है सोशल इनोवेशंस। इनोवेशंस का हिंदी शब्द होता है नवाचार। अगर आप लोगों ने 3 इडियट फिल्म देखी होगी तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे आविष्कार वहां पर एक वांगचुक करके वैज्ञानिक हैं जो हमारे लद्दाख में रहते हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे आविष्कार किए हैं जो बड़े बड़े वैज्ञानिक आविष्कारों को भी चमत्कृत कर देते हैं और वहां की स्थानीय समस्याओं के समाधान के रूप में उभर कर आए हैं। 3 इडियट फिल्म में उसी के बारे में कुछ चर्चा की थी। मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग यूट्यूब चैनल में जाकर उन वांगचुक के बारे में, उनके आविष्कार के बारे में, उनके नवाचार के बारे में जरूर देखें। ऐसे ही कोई नवाचार को लेकर हम कुछ सामाजिक कुछ प्रयास कर सकते हैं, सोशल इनोवेशन कर सकते हैं, जिससे कि हमारे स्थानीय समाज के लोगों को थोड़ा सा उनका सुधार होगा, उनके स्तर में बढ़ोतरी होगी। तो ये भी एक परियोजना का बहुत अच्छा सब थीम हो सकती है बच्चों के लिए। और उसमें भी कुछ गाइडलाइंस के रूप में उन्होंने पॉइंट्स दिए रखे हैं, उन पॉइंट्स को अपने सब थीम का विषय बना सकते हैं। इसके अलावा जो अगली सब थीम है वो है डिजाइन, डेवलपमेंट एंड मॉडलिंग एंड प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल लिविंग। यहां पर हम कुछ ऐसी निकाय, ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो हमारी स्थानीय समस्याओं के अनुरूप हो। और मैं तो कभी भी बच्चों की टैलेंट को कमतर करके नहीं आता हूं। बच्चों के ओरिजिनल थिंकिंग, उनकी मौलिक विचार में बहुत ताकत है। उनकी सोच से ही भविष्य हमारा निर्भर है। तो कुछ ऐसे उनके विचार में आ सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं सिस्टम को। भले इंप्रूव फॉर्म में आरंभ में डिजाइन हो, भविष्य में फिर उसको और इंप्रूव करके, इम्प्रोवाइज करके उसको और बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, डिजाइन, डेवलपमेंट, मॉडलिंग एंड प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल लिविंग, एक सिस्टम की डिजाइन करना। इसके अलावा एक और जो सब थीम है वो है ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम फॉर सस्टेनेबल लिविंग। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे पुरखों के पास, हमारे पुरानी जनरेशन के पास ऐसे बहुत सारी ज्ञान था, नॉलेज था कि जो वो अपने जीवन को बड़े आराम से बगैर किसी बाहरी इंटरफीरेंस के बड़ा अच्छा उपयोग करते थे। और ये ज्ञान जगह जगह पर ट्रेडिशन रूप में बिखरा हुआ है। जैसे हमारे यहाँ जो हर्बल मेडिसिन है, किचन में पूरा दवाइयों का एक सिस्टम है। सब घरों में जानते हैं कि कौन सी दवा, कौन सी कौन से मसाले किस प्रकार की औषधि के रूप में काम कर सकते हैं। ये ट्रेडिशनल नॉलेज है। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के लोग, इवन हमारे ट्राइबल भाई बहन जो आदिवासी लोग हैं, उनके पास भी अपने जीवन को बनाए रखने के लिए, सस्टेनेबल रखने के लिए उनके पास भी बहुत ट्रेडिशनल नॉलेज का सिस्टम है। तो हम उस ट्रेडिशनल नॉलेज के सिस्टम को भी एक अपने सब थीम इस प्रोजेक्ट के लिए चयन कर सकते हैं और उसके आधारित कोई ऐसी योजना को हम हाईलाइट कर सकते हैं, ऊपर ला सकते हैं जो शायद लोगों की जानकारी में है तो सही, पर उसके बारे में लोगों की जागरूकता नहीं है।
तो अगर इस प्रकार की परियोजना बनाते हैं और हम राष्ट्रीय स्तर पर लेकर आएंगे तो निश्चित रूप से उससे हमारे जिले के बारे में भी थोड़ा सा हाईलाइट होगा और बच्चों के लिए बहुत अच्छा अवसर बन सकता है। ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, हम अपने आसपास जो बिखरा ट्रेडिशनल नॉलेज है, ज्ञान के अपूर्व भंडार है, उन भंडार के बारे में हम थोड़ा सा ध्यान करें तो हमें ऐसा बहुत सारा नॉलेज सिस्टम मिल जाएगा जिसके ऊपर परियोजना रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से ये 5 सब थीम इस वर्ष परियोजना के लिए है। पिछले साल जो परियोजना बनाई गई थी वो 2 छात्र या छात्राओं के समूह में 2 बच्चों के द्वारा एक साथ बनाई गई थी। अभी इस बार एक बच्चा, एक छात्र अपनी खुद की परियोजना स्वतंत्र रूप से बनाकर प्रस्तुत कर सकता है, 2 की अनिवार्यता नहीं है। इसके पहले जब 2 छात्रों का समूह मिलकर बनाता था तो एक छात्र को उसको प्रस्तुत करता था और वही राज्य स्तर पर जाता था, वो ग्रुप लीडर होता था। इस बार हर बच्चा अपने परियोजना का ग्रुप लीडर बन सकता है। तो मैं चाहूंगा कि बच्चे इसमें रुचि दिखाएं, कुछ परियोजना बनाएं। पुरानी परियोजना रिपोर्ट या मार्गदर्शन के लिए वो जो हमारी वेबसाइट है www.nc-india.in पर विजिट कर सकते हैं और मेरा उनको कभी भी वो मुझसे संपर्क करना चाहे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर भी मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, आप लोग नोट करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9893002799। तो मैं चाहूंगा कि हमें बच्चों का बड़ा एक अच्छा रिस्पॉन्स प्राप्त होगा। इस बार कुछ ज्यादा से ज्यादा बच्चे शामिल होंगे और अगर वो चाहें तो कुछ मेरे पास ब्रोशर हिंदी और अंग्रेजी में ब्रोशर उपलब्ध हैं, वो ब्रोशर भी उनको मैं विद्यालय के माध्यम से या निजी तौर पर मैं उनको उपलब्ध करा सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब आप सर से जानना चाहेंगे कि आखिर इसका मेन मोटिव या मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एनसीएससी का, और आखिरकार बच्चों को किस तरीके से जो है फायदा होने वाला है अगर वो लोग जो है एनसीएससी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे छात्र छात्राओं को पाठ्यक्रम और कोर्स की किताबों के अलावा उनका अध्ययन वहीं तक सीमित रहता है। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चे बहुत बड़ी दुनिया से जुड़ सकते हैं। नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस ये बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर चयनित बच्चों को, जो हमारे सीनियर साइंटिस्ट हैं जिनका कि इंडियन नेशनल साइंस कांग्रेस है, उनका प्रतिवर्ष जनवरी माह में प्रथम सप्ताह में अधिवेशन होता है। तो ये चयनित बच्चों को उस अधिवेशन में सम्मिलित होकर अपने प्रोजेक्ट को प्रस्तुत करने का मौका मिलता है। दूसरी बात, बच्चों को अपनी जो हिडन टैलेंट है उसको ऊपर लाने में, उसको उभारने में बहुत मदद मिलती है। जैसा मैंने बताया, परियोजना रिपोर्ट तैयार करना ज्यादातर इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के पाठ्यक्रम में या कंप्यूटर साइंस के पाठ्यक्रम में या बीई में लोग फाइनल ईयर के अंतिम सेमेस्टर में तैयार करते हैं। एक 10 वर्ष की आयु के बच्चे से 17 वर्ष की आयु के बच्चों से इस प्रकार की अगर परियोजना तैयार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनका जो विकास है बहुत अच्छा होगा। एक बात। दूसरी बात, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट, हमारी हर समस्या का जो मूल कारण है वो कारण है तो उसका निवारण है, उसका समाधान है। कॉज एंड इफेक्ट एक जो रिलेशन है उसके बारे में समझ में आता है। अभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकास करना इसलिए भी जरूरी है कि हमारे देश में तमाम तरह के अंधविश्वास और बहुत सारी लोगों की रिचुअल्स इस प्रकार से भी प्रचलित हैं। अगर बच्चों को ये पता लगेगा और दूसरी बात, कई सारी समस्याएं ऐसी हैं जो बच्चों के माध्यम से हाईलाइट हुई हैं। अब जैसे एक जगह में बच्चों ने स्टडी किया, वहां पानी की कुछ अशुद्धि के कारण लोग विकलांग हो रहे थे, तो मालूम पड़ा वहां के पानी के उसकी आर्सेनिक की मात्रा वहां पानी में ज्यादा थी। तो ये बच्चों के माध्यम से उभर कर आई। ऐसे कई परियोजनाएं हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर पर हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने सराहा और वो निश्चित रूप से सोसाइटी को आगे बढ़ने में मददगार होंगे। उनकी परियोजनाएं, उनके आइडिया। दूसरा मेरा ये भी आग्रह है आप सब लोगों को कि भारत सरकार के ये राष्ट्रीय जो हमारा नेशनल डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो विभाग है, उनके द्वारा अनेक प्रकार के ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं। इंस्पायर करके योजना है जिसमें कि बच्चों से
साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में आइडिया इनवाइट किए जाते हैं। पहले प्रोजेक्ट मॉडल बनवाते थे, अभी मॉडल की जगह आइडिया उन्हें मांगे गए हैं। तो कई बार हर बच्चे के मन में अगर जिज्ञासा है तो निश्चित रूप से वो जिज्ञासा, प्रश्न पूछना ही, उसका उत्तर ढूंढना ही विज्ञान है। तो बच्चा जब समस्या उसको आती है तो उस समस्या के बारे में पूछे, ऐसा क्यों होता है। जब पूछेगा तो उसको फिर कोई समाधान की दिशा में कुछ प्रयास करेगा तो समाधान भी मिलेगा। तो ये जो नेचुरल जो एक हमारा सिस्टम है प्रश्न पूछने का, ये एक विकसित होता है। दूसरी बात, ये छोटे छोटे बच्चे मैंने देखा अपनी परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए जिले के उच्च अधिकारियों से इंटरव्यू करते हैं और उनसे डाटा कलेक्शन करके लाते हैं। और जब ये बच्चे अपनी परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं तो बड़े बड़े लोग भी चमत्कृत हो जाते हैं, इस छोटी उम्र में इन बच्चों में इतना टैलेंट है। तो इस छुपे हुए टैलेंट को ऊपर लाना, उसको एक वैज्ञानिक आधार देना और भविष्य के लिए उनको एक अच्छा वैज्ञानिक बनने का अवसर देना, ये राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य है। और मुझे खुशी है कि हमारे इस प्रयास में बहुत सारे बच्चे प्रतिवर्ष शामिल होते हैं और उनके प्रोजेक्ट को, परियोजना रिपोर्ट को राष्ट्रीय स्तर तक सराहा गया है। और ये बच्चे निश्चित रूप से जब यहाँ से पढ़ते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस अपने अपने पाठ्यक्रम में, अपनी अन्य संस्थाओं में भी उसी को और आगे विकास होता है। तो दोस्तों, अंत में मैं सर का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि सर ने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया और आप सभी को राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। तो मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि सभी विद्यार्थी जो है इसका फायदा ले सकें। और यदि आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। तो चलिए फिर एक बार फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।